चलो सबसे पहले ना इसमें भी हम लोग लिखेंगे या टाइटल तो चैप्टर 3। तुमको इसका पैटर्न पता है ना कैसा आएगा? कुछ बताया, याद है? देखो इसमें ना जो भी केस स्टडीज दिए हैं ना वही केसेस सारे आएंगे, बट ये लोग क्या करेंगे, नाम चेंज कर डालेंगे और स्टोरी सेम रहेगा, नाम खाली अलग रहेगा। तुमको क्लिक होना चाहिए ये केस इससे कनेक्टेड है, बराबर? तो वो याद रखोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज में तुमको कुछ चीजें लिखाऊंगा, जैसे मैं तुमको लिखाऊंगा फैक्ट्स लिखाऊंगा, फैक्ट्स भी हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे। देन सेक्शन कौन सा है और लास्ट में उसका कंक्लूजन क्या है, बराबर? ये 3 चीज हम लोग लिखेंगे और साइड बाय साइड है ना हम लोग एंड ऑफ द बुक में इंडेक्स बनाएंगे, बराबर? इंडेक्स के अंदर तुमको कुछ चीजें लिखनी है, जैसे सीरियल नंबर, नेम ऑफ द केस, देन पेज नंबर मॉड्यूल का, देन एक्ट कौन से एक्ट के ऊपर है, और लास्ट में फैक्ट शॉर्ट में ही लिखना है और लास्ट में कंक्लूजन, ये भी 1 लाइन में लिखेंगे, बराबर? इतनी चीजें हम लोग बनाएंगे। मैं है ना इजी केस से पहले चालू करूंगा, फिर थोड़े अच्छे लेवल के केसेस हम लोग करेंगे, ठीक है? चलो तो पहले है ना तुम लोग लास्ट पेज पे ये टेबल बना लो और फिर फर्स्ट केस हम लोग चालू करते हैं। पेंसिल है? ठीक है, चलो आ जाओ सबसे पहले फर्स्ट केस पे। फर्स्ट केस का नाम लिखो। अच्छा देखो, केस क्या है, ये पूरा केस है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर केस है, ठीक है? ये जो अंजुम हुसैन था ना, इसने क्या किया था, ये एक बिजनेस पार्क था, मतलब ये एक अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, ठीक है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का। उसमें ये भाई साहब ने ना कमर्शियल प्रेमाइसेस बुक किया, ठीक है? प्रेमाइस, एक मिनट, कमर्शियल ही है ना? हाँ चलिए, कमर्शियल प्रेमाइसेस ऑफिस बुक किया। बुक करने के बाद कंपनी ने एक ड्यू डेट दिया था बिल्डर ने कि ये डेट तक पोजीशन मिल जाएगा तुमको। डेट आया, डेट गया, लेकिन पोजीशन नहीं मिला। अब पोजीशन नहीं मिला ना, तो ये भाई साहब ने डिसाइड किया कि मैं है ना ये कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में इसके ऊपर केस करता हूं। तो इसने जब इन्फो निकाला ना, तो इसको पता चला कि इसके जैसे और भी 44 लोग हैं जिसको नहीं मिला है पोजीशन। तो ये अदर्स में है ना 44 लोग थे।
तो टोटल कितने जन ने केस फाइल किया है? 45 लोगों ने एक साथ केस फाइल किया है अगेंस्ट दिस कंपनी। अब इसमें से जो 45 लोग थे ना, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिसका कमर्शियल प्रेमाइसिस था, ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जिसका रेसिडेंशियल प्रेमाइसिस था, बराबर। अब जब केस दोनों ने साथ में फाइल किया ना, तो सबसे पहले मैटर गया था आई थिंक नेशनल, हाँ सबसे पहले मैटर गया नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन में मैटर गया, नेशनल कमीशन क्या बोलता है बताएं? कि देयर आर टू डिफरेंट क्लास, दो अलग क्लास है, केस अलग होना चाहिए। कमर्शियल वाले एक साथ केस फाइल करो, ये तुम लोग एक साथ केस फाइल करो, तुम जॉइंट एप्लीकेशन नहीं कर सकते यहां पे। ये जो भाई साहब है ना, ये क्या बोलता है? जॉइंट एप्लीकेशन ही होगा। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी खाली कमर्शियल और रेसिडेंस होने से अलग क्लास नहीं बन जाता है, अल्टीमेटली है तो क्या? प्रॉपर्टी। तो साथ में ही हमारा केस चलना चाहिए, सेपरेट पिटीशन फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है इधर। नेशनल कमीशन ने है ना इस डिसीजन को, मतलब इसके स्टेटमेंट को कैंसिल कर दिया और बोला कि ऐसा नहीं होता है। एंड उसने क्या किया, इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट अपना डिसीजन निकाला और बोला कि सेपरेट पिटीशन शुड बी फाइल्ड, बराबर। ये साथ में नहीं होएगा। ये भाई साहब ने इसके डिसीजन को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि नेशनल कमीशन जो बोल रहा है वो गलत है और ये साथ में ही होना चाहिए। नेशनल कमीशन का एक ही स्टैंड था, इफ क्लास इज डिफरेंट तो केस भी डिफरेंट। ये बोलता है अल्टीमेटली है तो प्रॉपर्टी वर्ड ना, और प्रॉपर्टी इंक्लूड्स कमर्शियल, रेसिडेंशियल, एवरीथिंग, तो फिर केस साथ में ही होना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से कौन राइट है? अंजुम राइट है कि नेशनल कमीशन राइट है? साथ में होना चाहिए कि अलग होना चाहिए? साथ में होना चाहिए। क्यों ऐसा? बट नेचर ऑफ प्रॉपर्टी इज टोटली डिफरेंट। ये 600, 800, 1000 स्क्वायर फीट का घर, 300 स्क्वायर फीट का रेसिडेंशियल, सॉरी कमर्शियल प्रेमाइसेस, हाँ वो तो है, बट नेशनल कमीशन का ऐसा बोलना था क्लास अलग है ना, यूजेज भी अलग हो जाएगा तुम्हारा। हाँ है तो प्रॉपर्टी। देखो क्या लगता है, क्यों? बट बहुत डिफर करता है नेचर यहाँ पे। एक में तुम्हारा घर आके पूरा रहने वाला है, एक में तुम खाली बिजनेस करने वाले हो। और नेशनल कमीशन ने ऐसा कभी नहीं बोला कि तुम केस ही मत करो, वो बोल रहे केस करो बट अलग फाइल करो, कमर्शियल अलग जाओ, रेसिडेंशियल अलग जाओ। हाँ पक्का। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील जो किया वो अपील एक्सेप्ट होना चाहिए कि रिजेक्ट होना चाहिए? एक्सेप्ट होना चाहिए ना। हाँ तो इसका फाइनली अपील एक्सेप्ट हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसका केस का डिसीजन सुनाया, बराबर। देखो चैप्टर का नाम है फेमा, लेकिन उसमें ना ऐसा कुछ भी आएगा, लेबर लॉ भी आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आएगा, सीआरपीसी भी आएगा, मनी लॉन्ड्रिंग भी आएगा, सब आएगा। फेमा एक या दो केस फेमा के ही है, बाकी कुछ भी नहीं है फेमा के, बराबर। ठीक है, तो फैक्ट ऑफ द केस में लिखो, सबका है ना ट्राई करो। देखो मुझे भी पता है क्योंकि हम जब पूरा सिलेबस खत्म करेंगे ना मेरा एमडीसीएस वाला, ऑन एन एवरेज 110-120 केस होंगे। इसका सबका स्टोरी याद रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बट ट्राई करो जितना हो सके उतना याद रखो। एटलीस्ट एक ग्लांस में समझना चाहिए कि अच्छा हाँ इसका ये स्टोरी था। मैं ओपन बुक है, प्रिपेयर नहीं होता है ये। जब ये मटेरियल लेके जाओ, उधर जो भी क्वेश्चन आएगा ना, अभी जैसे एक क्वेश्चन आएगा मैं तुमको बताता हूँ, वो उन्होंने क्या किया था पता है? एज इट इज छापा है, बस खाली नाम चेंज किया। सोचो अमाउंट तक सेम लिखे थे उन्होंने, इतना भी चेंज नहीं किया उन्होंने। अब वो केस का नाम है ना, मतलब हमको पता है स्टोरी ये है सब कुछ है, बट अब प्रॉब्लम ये है मेरे जो 4-5 चैप्टर है उसमें से किधर है ये, वो तुमको ढूंढना है। तो इतना ढूंढने में टाइम लगेगा ना, फैक्ट पढ़ लो शॉर्ट में, क्रक्स तो पता चल गया ना, बस ढूंढ लो, वही केस ढूंढ लो, पेज नंबर है, पटक से मिलेगा। फिर तुमको फैक्ट ऑफ द केस, सेक्शन, प्रोविजन, कंक्लूजन, जो केस स्टडीज कैसे लिखते थे एग्जीक्यूटिव में वैसा ही लिखना है। बट ढूंढने में टाइम नहीं होना जाना चाहिए तुम्हारा। एमडीसीएस का पेपर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लोगों का पेपर खत्म ही नहीं होता है।
बिकॉज देखो अभी समझो ये केस अगर मैं तुम देखाओगे ना तो पेज नंबर 109 स्टार्ट होता है, चलो 109 में तो कुछ नहीं है, फुल पेज है, ऑलमोस्ट 70% पेज है ये। तुमको चलो केस मिल गया, तुम बोलोगे चलो यही केस है एग्जैक्ट, क्या पूरा लिखने बैठोगे? सोचो अगर तुम इतना लिखोगे ना तुम्हारी बुक में, एक बार टाइम देखना कितना जाता है, तुमको कम से कम इतना लिखने में 15 से 20 मिनट जाएगा। ये क्वेश्चन होएगा एग्जाम में 5 मार्क, 5 मार्क के लिए तुम 20 मिनट डिवोट कर रहे हो, तो इसमें से कितना लिखना है वो तुमको ये मैं बुक से बताऊंगा, क्योंकि पूरा, और इसमें भी आधी चीज ना इमटेरियल चीजें लिखी है। उसने ये केस ऐसा फाइल किया, ये डेट पे फाइल किया, मेरे को क्या करना है कब फाइल किया, मेरे को सीधा कंक्लूजन में इंटरेस्ट है, ठीक है। सो फैक्ट ऑफ द केस लिखो, अंजुम हुसैन बुक कमर्शियल प्रेमाइसेस but there is delay in possession. Delay in possession. And therefore Anjum filed suit against Intellicity along with 44 others. Second point लिखो, case filed with National Commission but National Commission stated that there are two categories of the consumers, that is residential and commercial. Categories of consumers, that is residential and commercial. And therefore separate suit should be filed. Separate suit should be filed. Next point लिखो, Anjum stated that subject matter is property and property description is not important criteria. And property description is not important criteria. And therefore no need to file, and therefore no need to file separate suit. ठीक है, नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखो सेक्शन, उसमें लिखो सेक्शन 12 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और एक लाइन छोड़ के लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखो, अंजुम हुसैन फाइल एन अपील विद सुप्रीम कोर्ट for joint application
of all the class, joint application of all the class, and appeal was accepted by, and appeal was accepted by Supreme Court. ये हो गया एक केस, ठीक है। चलो दूसरा केस लिखो। ओके, नेक्स्ट लिखो सेकंड केस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री। चलो अभी देखो, ये केस है ना, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। मतलब ये भाई साहब का हिम्मत देखो, ये कहाँ तक गया, बस आरबीआई के पीछे पड़ गया था। ये बोलता है कि मैं छोड़ेगा नहीं आरबीआई को जब तक मेरे को ये जो चीज़ मेरे को चाहिए ना, ये नहीं मिलेगा ना तब तक। एक्चुअली इसने क्या किया था, फैक्ट में इसमें सबसे पहले ना एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया, ठीक है। सो ही फाइल्ड वन आरटीआई with Reserve Bank of India, demanded certain information. इसने ना सिंपली कुछ नहीं ज़्यादा एक आरटीआई फाइल किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और उसने क्या बोला, मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, बस मेरे को ये इंफॉर्मेशन दे दो। और आरटीआई मतलब तुमको ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आरबीआई बोलता है, बोल क्या चाहिए, तो इसने पहला बोला FEMA violations by banks, कि जितनी भी बैंक ने लास्ट कुछ साल में, उसने साल मेंशन किए थे, उतने साल में जितने भी FEMA वायलेशंस किए ना, क्या क्या FEMA वायलेशंस हुए और उसके ऊपर आरबीआई ने क्या क्या एक्शन लिया, इसका डिटेल चाहिए, ठीक है। दूसरा, पेनल्टी पेड बाय बैंक्स, जो जो बोलते ना बैंकिंग रेगुलेशंस है वो फॉलो नहीं किए कमर्शियल बैंक्स ने, तो आरबीआई ने पेनल्टी लगाई होगी। तो कौन से बैंक ने कितनी कितनी लास्ट कुछ साल में पेनल्टी भरी है, उसका डिटेल भी चाहिए हमको, ठीक है। तीसरा, अनऑथोराइज्ड एक्ट एंड एक्शन बाय आरबीआई, कि कमर्शियल बैंक ने ऐसे कौन से एक्टिविटी की है जो बैंकिंग रेगुलेशन उनको अलाउ नहीं करता है, अदर देन फेमा ऑल्सो, और वो क्या क्या किया है वो सब इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, और उसके ऊपर आरबीआई ने क्या क्या एक्शन लिया, ये तीन इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए, बराबर। आरबीआई ने क्या किया, इसकी जब एप्लीकेशन ली ना, रिजेक्ट मार दिया अंडर सेक्शन 8 कि वी कांट डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन, बराबर। तो ये बोलता है इसमें ऐसा क्या मांग लिया है मैंने, तो आरबीआई का आंसर देखो क्या है। आरबीआई क्या बोलता है कि ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, उसका सबसे बड़ा रीजन है अगर ये इंफॉर्मेशन मार्केट में चला गया ना, पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होएगा, पब्लिक का बैंकिंग फील्ड से भरोसा उठना स्टार्ट हो जाएगा, पब्लिक को लगेगा बैंक साला ऐसा सब करने लगा है, तो अब भरोसा किस पे करने का, ये एटमॉस्फेयर क्रिएट होएगा, तो ये हम नहीं दे सकते, ठीक है। ये बोलता है कि ये सब इंफॉर्मेशन तो जनरल है, जो तुमने एक्शन लिया मैं तो खाली वही मांग रहा हूँ, और पब्लिक को भी तो पता होना चाहिए ना विच बैंक इज सेफ, कौन ऑथोराइज तरीके से काम कर रहा है, कौन बैंकिंग रेगुलेशन को रिस्पेक्ट करता है, ये हमारा जानना भी जरूरी है, बराबर। आरबीआई बोलता है नहीं मिलेगा, तो आरबीआई ने ना इसकी आरटीआई रिजेक्ट मार दी, ठीक है। सो इसने तीन इंफॉर्मेशन मांगा ना, तो आरबीआई रिजेक्टेड by giving justification
अंडर सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई कि आरटीआई में कुछ इंफॉर्मेशन देना अलाउड नहीं है, तो हम लोग नहीं दे सकते। अब देखो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, जयंतीलाल मूव टू CIC। ये भाई साहब CIC में गया, होता है ना वो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ये उसके पास गया। उसके पास जाके क्या बोलता है, मैंने ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन मांगा, आरबीआई ने मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट मारा है, जबकि ये इन्फॉर्मेशन तो मिलना चाहिए। यहाँ गया ना वो CIC में जयंतीलाल मिस्त्री जीत गया और CIC ने डायरेक्शन दिया आरबीआई को, उसको इन्फॉर्मेशन दो, बराबर। ये भाई साहब को लगा यार, मतलब आरबीआई को लगा ये तो गलत हो रहा है। तो अभी इसके बाद देखो मतलब कहाँ गया, पहले मैटर गया CIC में, तो आरबीआई वर्सेस CIC हो गया, सॉरी आरबीआई वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री हो गया। जीता कौन? जयंतीलाल मिस्त्री। CIC के बाद इसको अच्छा नहीं लगा आरबीआई को कि केस हार गए, दे फाइल्ड अपील विद हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में मैटर वापस क्या हो गया, आरबीआई वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री, कि ये हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, ये जो मांग रहा है ना ये अलाउड नहीं है देना हमको। हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया जयंतीलाल मिस्त्री के फेवर में कि मिलेगा। वापस आरबीआई अनसैटिस्फाइड, ये गया सुप्रीम कोर्ट में, वापस फाइल हुआ आरबीआई वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री। अभी भी आरबीआई बोलता है नहीं मिलेगा, सेक्शन 8 डिस्क्लोज करना अलाउड नहीं है। तो अभी देखो तीन जगह पे जाने के बाद है ना, फाइनली तुमको क्या लगता है कि आंसर क्या होना चाहिए? बिकॉज देखो इसका स्टेटमेंट सुनो, ये क्या बोलता है, नहीं दे सकते, क्यों? सेक्शन 8 प्लस पब्लिक को ट्रस्ट उठ जाएगा बैंक सिस्टम से, तो ट्रस्ट पब्लिक को बैंकिंग सिस्टम पे रखना बहुत मेन जरूरी है, और कोई भी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम खत्म होता है ना तो उस कंट्री को डूबने में टाइम नहीं लगेगा फिर। जयंतीलाल मिस्त्री बोलता है अरे मैं तो खाली कांड मांग रहा हूं ना, मेरे को भी तो जानना है ना मैं कहाँ पैसा डालूं कहाँ नहीं डालूं, कहाँ सेफ है क्या अनसेफ है, ठीक है। अब ये बोलने के बाद है ना आरबीआई को लगता है ये डायलॉग तो मैं 2 जगह भी मार चुका था और दोनों जगह मैं हारा था, जिसने डायलॉग यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट में आके चेंज कर दिया। ये इधर आके क्या बोलता है पता है, वी कांट गिव दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, वी आर होल्डिंग दिस इंफॉर्मेशन, मतलब आरबीआई और नीचे आती है कमर्शियल बैंक्स, कि वी आर होल्डिंग दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज देर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। ये इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से आती है, तो ये इंफॉर्मेशन है ना ये लोग एक ट्रस्ट पे दे रहे हैं हमको भरोसा कि ये इंफॉर्मेशन हम मार्केट में बांटेंगे नहीं, इट्स बिटवीन अस ओनली। वो ट्रस्ट तोड़ दूँ तो ट्रस्ट तोड़ूंगा तो कल वो सेक्शन 405 मारेगा आईपीसी का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो ये तो क्राइम हो गया किसी का ट्रस्ट तोड़ना। जयंतीलाल मिस्त्री बोलता है इसमें फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है ही नहीं, तुमको ये इंफॉर्मेशन अंडर ट्रस्ट रिलेशन नहीं दे रहा है, बिकॉज यू आर सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द बैंक है ना, इसके लिए वो दे रहा है, एक ट्रस्ट के नाम पे नहीं दिया है तुमको, कंप्लायंस है उसके लिए वो, तो इसमें ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं है। वो कुछ भी करे कुछ भी ना करे वो तुमको बताएगा ही बताएगा, तो इसमें ट्रस्ट किधर है? वो डर के मारे दे रहा है कि नहीं दिया ना तो साला तुम पेनल्टी मारोगे फिर तो। ये बोलता है फिड्यूशियरी रिलेशन, और दूसरा सेक्शन 8 ये बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन तो चाहिए, तुम बताओ इंफॉर्मेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिकॉज बंदा देखो कहाँ जाके आया इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, और देखो हो भी ये सकता है ना ये बंदा ये सब इंफॉर्मेशन लेके पब्लिकली बांटना चालू कर दे, कहीं पब्लिश कर दे, कुछ आर्टिकल छपवा दे, बैंक की इज्जत निकाल दे, पॉसिबिलिटी है तो फिर। और समझो इंडिया में तो 100 से ज़्यादा बैंक है, और पक्का ये है ना 50-60 बैंक तो इसमें होएगा ही होएगा पेनल्टी में, कोई ना कोई बैंक ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो वायलेशन किया ही होएगा। तो सोचो इज्जत जाएगी सारी बैंक की पब्लिकली। और अब तो फिर ये पता है क्या बोलेगा, इतना इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड एक्यूरेट आया, वो भी आरटीआई फाइल करके, तो आरबीआई ऐसा भी नहीं बोल सकता गलत इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ भी बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा भी बोल देना ये तो बोलेगा तुमने ही दिया है मेरे को, तुम क्या बोल रहे हो झूठ है ये, तो आरबीआई तो और फंसेगा। प्लस आरबीआई का इज्जत जाने का भी टेंशन,
मतलब लोग ये सोचेंगे ना कैसा आरबीआई है, साला एक्शन भी ढंग का नहीं लिया, या तो फिर कैसा आरबीआई है कि इसको कोई सीरियसली भी नहीं लेता है, लोग वायलेशन कर रहे इतने, ये करता क्या है फिर। तो अपनी भी इज्जत थी इसको, कमर्शियल बैंक का तो इज्जत बाद में है। बोलो, मिलना चाहिए इन्फॉर्मेशन की नहीं मिलना चाहिए, तुमको क्या लगता है? मेरे मुझे इन्फॉर्मेशन तुमने आरटीआई में हाथ में दी ना, मैं उसका कुछ भी करूं, तुम ऐसा रिस्ट्रिक्शन के साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन दोगे मेरे को कि तेरे को आरटीआई का इन्फॉर्मेशन देंगे लेकिन मारना मत हमारी। ऐसा तो कोई, मतलब समझा नहीं। हाँ अगर मेरे को रिस्ट्रिक्ट किया तो मैं इसको बोलेगा भाई तू निकाल मेरे बिहाफ पे, और इसका फीस कितना है, 100 रुपया भर देगा, 100, ये नहीं भरेगा तो मैं दे दूंगा। कौन सी बड़ी बात है इसमें, मिलना चाहिए। ये सब तुमको ऐसा नहीं लगता है बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है? मैटर देखो वो क्या मांग रहा है। अरे वो उसको खुद भी चाहिए। आरटीआई है, ऐसा कोई बैंक ऐसा नहीं, तू क्या करेगा इसका, या तेरा तो कुछ इसका लेना देना ही नहीं है, और मेरे को जानने का है बस। नहीं मिलना चाहिए, अब क्या प्रॉब्लम है तेरे को, बेचारा सुप्रीम कोर्ट तक आया है। तो मतलब बैंक सही काम नहीं कर रहा है ना, बस मुझे यही बताना है लोगों को। अरे तो सच बताओ, नहीं मैं तुमको सच बताने से प्रॉब्लम है। तुमको बैंकिंग सिस्टम का जिसको भी नॉलेज नहीं है, मैं अगर उसको ऐसा बोलता हूँ देखो ये ना इतना पेनल्टी भरता है, इधर अकाउंट मत खोलो, तुम्हें कुछ गलत कर रहा हो क्या मैं? तुम सही करो ना, तुम रेगुलेशंस फॉलो करो, तुम अच्छा लिखा रहेगा तुम्हारे कि इस बैंक कभी पेनल्टी नहीं भरा है, तो मैं वो भी बोलेगा। याद है डिफेमेशन पढ़ा था, डिफेमेशन में पब्लिशिंग ट्रू इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिफेमेशन। तो फिर बोलो, ये बंदा 100 रुपए की एप्लीकेशन के लिए देखो किधर तक गया है। और आरबीआई भी देखो कितना, आरबीआई तो चलो पीछे पड़ गई क्योंकि उसको आरबीआई को सबसे बड़ा टेंशन था हमारा इज्जत जाएगा इधर। सो फाइनली इसका आंसर ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इंफॉर्मेशन इसको मिलना चाहिए, इसमें गलत कुछ नहीं है। और जो इसने बोला था ना देयर इज नो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ये तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है इसके लिए दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है, तुम्हारा कोई ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट मतलब सेम लेवल पे लोग होते हैं, ये सेम लेवल है क्या? तुम तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो, कमर्शियल बैंक है, तो वो डर के मारे तुमको दे रहा है, रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए वो तुमको दे रहा है। प्लस ये सब पब्लिक का जानने का पूरा हक बनता है। जो भी कंपनी वायलेशंस कर रही है, मुझे अगर पता चला या मैं इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना क्या कर रहे हैं बैंक्स, मेरा पैसा सेफ है कि नहीं। भले मेरा कितना भी पैसा हो, 10,000 ही क्यों ना हो, मेरे लिए वो भी बड़ा अमाउंट है, बराबर। तो फाइनली इसको आरबीआई को ऐसा बोला चुपचाप 30 दिन के अंदर उसको इंफॉर्मेशन दे देना, और देना पड़ा फिर उनको। ये मैटर के लिए भाई साहब 8 महीना भागा है, 8 मंथ्स, 100 रुपए की एप्लीकेशन, 8 महीने का मेहनत, और फाइनली इंफॉर्मेशन आया। फिर क्या किया पता नहीं। चलो पहले इतना लिखो, फिर आगे का लिखा था मैं, थर्ड पॉइंट तक लिखो। प्राइवेट एंटिटी की, हाँ लेकिन वो इसके लिए निकाल सकते हैं बिकॉज वो आरबीआई के साथ रजिस्टर हो गए ना, तब वो पब्लिक हो गए, इंफॉर्मेशन देने के लिए पब्लिक हो गए, खाली प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स में नहीं कर सकता हूँ, नहीं वो नहीं निकाल सकता मैं।
ये 2 पॉइंट हो गया ना। हो गया इतना। नेक्स्ट लिखो सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई। और लास्ट लिखो कंक्लूजन। स्टार्ट करो। ओके, कंक्लूजन में लिखो, जयंतीलाल मिस्त्री stated that RBI doesn't hold information under fiduciary relation and they are holding information because RBI is regulatory authority. Second point, Supreme Court rejected appeal of RBI. Supreme Court rejected appeal of RBI and they pass a decision that RBI is liable to provide information. ठीक है। अच्छा, इंडेक्स पे जाओ। पहला केस का नाम क्या था? नाम लिखो, अंजुम हुसैन एंड अदर्स वर्सेस इंटेलिसिटी बिजनेस पार्क। मॉड्यूल में पेज नंबर है 109। एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एक लाइन में क्या लिखोगे? फैक्ट, क्वेश्चन मार्क के वे से लिखना, मैं लिखाता हूं पहले से लिख लो। इफ नेचर ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफरेंट,
then separate suit is required or question mark. और लास्ट में कंक्लूजन में लिखना नो बिकॉज subject matter is property and nature is not important. ओके, सेकंड में लिखो, केस का नाम लिखो, पेज नंबर इज 110. एक्ट आरटीआई. फैक्ट क्या लिखोगे? लिखो वायलेशन ऑफ FEMA can be disclosed through RTI by RBI. और आंसर लिखना है यस. चलो नेक्स्ट केस. क्या हो गया? हाँ चलो नेक्स्ट लिखो. जैकोबाइट JACOBITE JABITE Syrian 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 Cathedral CATHEDRAL and others versus Jippu JIPPU Varkey VARKEY. हाँ हाँ क्रिश्चियंस. अभी देखो केस है ना, ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का केस है और ये केस तो एकदम मतलब धमाल है. इसमें तो तुम सुनोगे ना तो क्या क्या हो रहा है. ये है ना ये है एक चर्च है, ठीक है. तो वो कैथेड्रल और वो सब है ना, वो चर्च वाले लोग हैं. चर्च वाले क्या करते हैं, जब किसी की डेथ होती है ना तो उस फैमिली को बोलते हैं इधर दफन करना है. उन लोग में दफन होता है तो इधर तुमको दफन करना है, इतना इतना कब्र बनाने का चार्जेस होता है, आप इतना पैसा चर्च को दो, पूरा सब कुछ हम बना के देंगे, आपको कुछ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है. और सब लोग वैसा ही करते हैं कि डेड बॉडीज़ को लेके जाते, चर्च को पैसा देते, वो बनवा लेते. अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने एक पर्सन को अपॉइंट किया कब्र बनाने के लिए. वो आता है ना टोम बनाते ना, ऐसा पत्थर लगाते उस पर नाम लिखते, आगे वो ऐसा लंबा सा होता है, हाँ वैसा पूरा बनवाने के लिए उसने ये जिप्पू करके एक पर्सन को अपॉइंट किया, ठीक है. अब इसने भाई साहब ने काफ़ी सारी कब्र बनाई, लेकिन एक कब्र है ना इसने सही तरीके से नहीं बनाई और वो कब्र है ना टूट गई, बराबर. तो इसकी फैमिली वाले जो मरे ना, उसकी फैमिली वाले जब गए ना कब्र पे ऐसा वो फूल वूल चढ़ाने, कैंडल लगाने, तो देखा कि कब्र का कंडीशन है ना 1 साल में ही खराब हो गया है, ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय जैसी सिचुएशन है. तो उसने जाके चर्च को कंप्लेन किया, कैसा बनवाया तुमने, इतना पैसा भी लिया और साला हमारे फैमिली मेंबर का तुमने ऐसा सब हाल कर डाला है.
तो सॉरी अभी हम लोग इसको रेक्टिफाई करवाएंगे, उनको रेक्टिफाई करवाना पड़ा, सब रिकंस्ट्रक्ट करवाना पड़ा। चर्च ने डिसाइड किया ये सब अपने को करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ जीपू, तो साला अपन उसको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने है ना केस फाइल किया जीपू के ऊपर, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, बराबर। जीपू बोलता है ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है ही नहीं, तो चर्च बोलता है क्यों नहीं है, तेरे को पैसा दिया, तेरे से सर्विस लिया, तुमने ढंग का कबर ही नहीं बनाया, तो हुआ ना डेफिशिएंसी इन सर्विस। ये पता है इसका आर्ग्यूमेंट देखो लॉयर का, ये क्या बोलता है, गुड्स एंड सर्विस होती है, गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन क्या होता है, टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। व्हाट इज द वांट इन दिस केस एंड व्हाट यू वांट टू सैटिस्फाई। तुमने एजुकेशनल सर्विस लिया टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, तुम पिक्चर देखने गए टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, तुम बर्गर खाया टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, तुमने बाइक खरीदा टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, तुम कब्र में लेटे हो टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जीपू बोलता है इसमें टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स क्या है बताओ मेरे को, मतलब ये चीज इममटीरियल है, तो ऑब्वियसली केस बनता नहीं है ना। चर्च बोलते इमोशंस, किसी की फीलिंग्स है उधर, तो ये क्या बोलता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स गुड्स एंड सर्विस देयर इज नॉट, मतलब बोलते ना कहीं कुछ मेंशन नहीं है अबाउट इमोशंस, फीलिंग्स, सॉफ्ट कॉर्नर, हार्ड फीलिंग्स, कुछ नहीं है उधर, तो केस बनता ही नहीं है। ये बोलता है केस तो बनता है, डेफिशिएंसी इन सर्विस। तुमको क्या लगता है केस है ये? बट अगर सपोज कबर बनाया 3 महीने में खराब हो गया तो यार डेफिशिएंसी इन सर्विस तो बोलूंगा ना मैं। तो अगर कोई फोन लेगी 3 महीने में खराब तो डेफिशिएंसी इन सर्विस नहीं बोलेगी? जैसे तो कबर का गारंटी वारंटी नहीं होता है। आएगा ये केस बनता है, पहला तो क्वेश्चन ये है कि केस बनेगा क्या ये, क्योंकि जिप्पू के लॉयर के हिसाब से केस है ही नहीं, कुछ नहीं है ये, बिकॉज टू सैटिस्फाई ह्यूमन इनफैक्ट वो बोलता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी एक्ट में पढ़ोगे ना, गुड्स की डेफिनेशन पढ़ो, सर्विस की डेफिनेशन पढ़ो, लास्ट में लिखा है विच हेल्प्स टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और सर्विस की डेफिनेशन में भी यही लिखा है। इधर क्या है, क्या सेटिस्फाई करना है? वो शांति से सोए अंदर वो, अरे वो तो मर गया ना, अब तुमको क्या करना है उससे? सोचो, तुम अगर चर्च के लॉयर होते क्या बोलते? सामने वाला तो देखो तगड़ा आर्ग्यूमेंट करके बैठा है, तो अभी तुमको डिफेंड करना है, तुम क्या बोलोगे? कैसे, क्यों? हाँ वो मैं भी मानता हूँ, सर्विस दी है टू सैटिस्फाई व्हाट? कोई खाली सर्विस देना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जैसे क्लास वाले तुमको सर्विस दे रहे ना, तो खाली सर्विस देना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स भी तो होना चाहिए ना। ह्यूमन वांट्स, तू कोई भी सर्विस लेना, तू खुद एंजॉय करता है और तू उसको एक्सपीरियंस करता है। तू स्विमिंग पूल में गया ना, तेरे को काला पानी, बांस मारने वाला पानी मिला ना, तू केस कर सकता है, तेरा एंजॉयमेंट गया, टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स गया ना तेरा। इधर क्या है, सैटिस्फैक्शन क्या मिल रहा है? इमोशंस, फीलिंग्स, वो तो एक्ट में लिखा ही नहीं है। तुम कुछ भी, तुम कोई भी सर्विस इमेजिन करो जो तुम एक्सेस करते हो, तुम लेते हो पैसा देके, उसमें तुमको एंजॉयमेंट है, तुमको बेनिफिट है। एंजॉयमेंट से ज्यादा आई कैन से कि बेनिफिट है ना। मूवी देखने गए, बेनिफिट है। जिम ज्वाइन किया, बेनिफिट है। एयरलाइंस का टिकट बुक किया, बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है बताओ, बेनिफिट बताओ। कबर में लेटा शांति से, वो बेनिफिट ही वाला। मुंबई में जगह कहां मिलता है? बोलो, कोई तो बोल रहा हो, उसका लॉयर वही बोल रहा है, जीपू का लॉयर वही बोल रहा है, देयर इज नो बेनिफिट ना, कोई ह्यूमन वांट्स है ही नहीं, तो केस काय का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही। क्या
क्या मिल रहा है, बेनिफिट क्या मिला? ये बेनिफिट है, इंजॉयमेंट है ये। इमोशंस है ना यहाँ पे फिर, बट वो तो एक्ट में कहीं नहीं लिखा है। तो जो तो एक्ट में तुम लिखा ही नहीं है, तुम उस पे आर्ग्यू करोगे कि भले लिखा नहीं है बट ह्यूमन फीलिंग्स भी तो कुछ होता है ना। कोर्ट बोलेगा अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ, तो चलो मैं मानता हूं नहीं भी किया, तो अब क्या? ह्यूमन वांट्स क्या है? तुम केस करने आए, चलो मैं मानता हूं तुम्हारा केस करने का भी राइट है, तुम केस भी करो। टू सेटिस्फाई व्हाट? नीड बताओ, बेनिफिट बताओ। देखो इंसान केस तब करता है जब उसको पैसा देने के बाद उसका बेनिफिट हैम्पर हुआ। इधर पैसा देने के बाद बेनिफिट हैम्पर क्या हो रहा है? क्या बेनिफिट चला गया तुम्हारा जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो तो चर्च करवाएगा ना, और चर्च केस करेगा, बट नीड क्या है, वांट क्या है, एडवांटेज क्या है? कुछ भी नहीं ना। तो फाइनली ना ये केस रिजेक्ट मार दिया, ये केस बनता ही नहीं है। देयर इज नो, बोलते ना बेनिफिट, देयर इज नो सेटिस्फेक्शन। तो उस चीज पे मैं केस कैसे कर सकता हूँ? और उस टाइम पे इस ये 2018 का केस था जिसमें ये जजमेंट आया था बाद में कि अगर तुम्हारी सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स नीड्स नहीं है ना, उस चीज पे तुम केस नहीं कर सकते फिर। जो जनरली ऐसे केस में ही होता है। अभी जैसे समझो कोई इंसान मर गया, उसको स्मशान लेके गए, जैसे हिंदू में स्मशान लेके जाते हैं, तो वो लकड़ी वकड़ी रख रहे थे जलाने के लिए। समझो उसमें कुछ लकड़ी में कीड़े मकोड़े थे, सड़े हुए लकड़े होते ना, तो उसको जला डाला। मैं कल केस करूंगा स्मशान वालों के ऊपर, सड़े हुए लकड़े से मेरे रिलेटिव को जलाया, क्या फर्क पड़ा? मोक्ष में नहीं गया, रिटर्न आ गया उधर से। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स तो कुछ है ही नहीं इधर। हाँ कुछ भी, तो केस ही नहीं होता है फिर तो उधर, समझा? तो ऐसी सब चीजों में केस नहीं होते फिर, जहाँ ह्यूमन वांट्स नहीं होता है ना सेटिस्फाई उधर। ठीक है, देखो कैसा कैसा केस आता है इंडिया में। फैक्ट ऑफ द केस लिखो। जीपू कंस्ट्रक्टेड टॉम्ब, TOMB, but it was not properly constructed, and therefore church filed a case against Jipu for the deficiency in services. ठीक है, आगे लिखो। Jipu stated that there is no human wants which are required to satisfy in this case. And therefore suit is not maintainable. सेक्शन लिखो, सेक्शन 2(1)D ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और 2(1)D में लिखा है कंज्यूमर की डेफिनेशन। ठीक है, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। हाँ 2 फिर सबसेक्शन 1 सबसेक्शन D, 2(1)D। उसमें लिखो
नेक्स्ट में कंक्लूजन में, नेशनल कमीशन स्टेटेड दैट suit is not maintainable because of lack of human wants, because of lack of human wants. And case rejected. पीछे इंडेक्स में लिख लाड़ो, आएगा ना अभी लिखने, इंडेक्स में लिख लो। मॉड्यूल में पेज नंबर है 151। चलो नेक्स्ट केस लिखो, फोर्थ। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड वर्सेस भद्र प्रोडक्ट्स, BHADRA, भद्र प्रोडक्ट्स। देखो ये केस आर्बिट्रेशन पड़ा है ना। टाइप्स ऑफ अवार्ड, इंटरिम एंड फाइनल। इंटरिम कब आता है? इन बिटवीन आता है, उसके बाद मैटर अभी भी, और फाइनल केस खत्म। ठीक है, अब देखो ये दो पार्टी थी, ये दो पार्टी के बीच में ना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था, और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर उनके हिसाब से था कि एक झगड़ा होगा अगर, दे विल गो फॉर आर्बिट्रेशन, दे विल नॉट मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ। एक पॉइंट पे इनका झगड़ा हुआ, एज डिसाइडेड दोनों पार्टी ने क्या किया? आर्बिट्रेशन किया, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया, सब कुछ हो गया, मस्त आर्बिट्रेशन हियरिंग भी चल रही है। एक पॉइंट पे ना आर्बिट्रेटर ने प्रिलिमिनरी अवार्ड दिया, इंटरिम अवार्ड दिया। अब जब इंटरिम अवार्ड दिया ना, तो एक पार्टी को है ना, मतलब समझो इंटरिम अवार्ड दिया इंडियन फार्मर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो इंडियन फार्मर्स ने क्या बोला? ये अवार्ड हमारे अगेंस्ट है, वी विल फाइल एन अपील अगेंस्ट दिस अवार्ड बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अवार्ड। तो आर्बिट्रेटर बोलते भाई शांति रख, ये क्या है? फाइनल टाइम है, देखते ना तब तक क्या मैटर होता है, फिर तकलीफ है तो फाइनल के बाद जाओ तुम चैलेंज करने, तुम इंटरिम में क्या उछल रहे हो चैलेंज करने के लिए? वो बोलता है नहीं, इंटरिम भी चैलेंज करेगा मैं, क्योंकि इंटरिम भी गलत है। बराबर? तो सामने वाला भद्र प्रोडक्ट उसको समझा रहे हैं, अरे इंटरिम के बाद फाइनल पूरा रिवर्स हो सकता है ना। सेम बोलता है आर्बिट्रेटर भी कि हाँ यार वो तो चेंज हो सकता है ना, अगर तुम कोई सही एविडेंस लेके आओगे वो। तो बोलता है नहीं, लेकिन तुमने जो इंटरिम में जो चीजें बोली है, मैं तो उधर भी सेटिस्फाइड नहीं है कि इंटरिम भी तुम ऐसा कैसा दे सकते हो। ये भाई साहब सीधा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और डिसीजन को चैलेंज कर रहा है
सुप्रीम कोर्ट को जाके बोलता है ये आर्बिट्रेशन ने इंटरिम अवार्ड दिया, मुझे उससे तकलीफ है, उसके ऊपर स्टे चाहिए मेरे को, और स्टे मेरे को ग्रांट कर दो। जबकि ये अवार्ड का नेचर कैसा है, इंटरिम। क्या इंटरिम अवार्ड पे तुम स्टे मांग सकते हो? उसको चैलेंज कर सकते हो बिकॉज इट इज ओनली इंटरिम इन नेचर। नाउ पूछ रही है, बता रही है। इंटरिम को चैलेंज नहीं कर सकते, अवार्ड अवार्ड है। बट अगर सपोज तेरा और मेरा झगड़ा है, तुझे ऐसा अवार्ड दिया कि जब तक केस खत्म नहीं हो रहा है ना, यू पे दिस मनी 1 लाख रुपीज टू दिस पर्सन। तो बोलेगा लेकिन मैं क्यों दूं, ये गलत है ना। तो ये आर्बिट्रेटर ये क्या बोलती है, अरे इंटरिम में बाबा, फाइनल चेंज हो जाएगा ना, इतना क्या टेंशन है तुमको, और फाइनल चेंज हो गया तो वापस रिटर्न भी मिल जाएगा, बराबर। तेरे को तकलीफ है, मैं अभी भी 1 लाख क्यों दूं। तो तू क्या ये अवार्ड को चैलेंज नहीं कर सकता है? क्या 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 कोर्ट ने, हाँ स्टे तो मांग सकता हूँ ना, स्टे मांग रहा हूँ खाली। चलो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डिसीजन को कैंसिल ही कर दो, ये गलत ही है, स्टे दे दो मेरे को, एप्लीकेबल मत कराओ। तू बोलेगा तुमने 1 लाख देने को बोला ना मेरे को, ठीक है चलो एज इट इज रखो, अभी नहीं दूंगा, केस खत्म होने के बाद दूंगा, अभी स्टे कर दो उसको। वही तो पूछ रहा हूँ। तू दे देगा 1 लाख? खुद सोच। नहीं नहीं, आर्बिट्रेटर ने तेरे को 1 लाख मेरे को देने बोला है इंटरिम अवार्ड में, तू दे देगा? तू चैलेंज नहीं करेगा उसको? इन शॉर्ट तू चैलेंज तो कर ही गया है ना, तो चैलेंज तो करना है चाहिए ना, फिर तो नहीं करना चाहिए ना। वो इसको समझा, ये इसको केस करना है इंटरिम अवार्ड में। तेरे को क्यों करना है इंटरिम में, क्या प्रॉब्लम हो गया? स्टे क्यों मांगने आ गया तू? हाँ बट ये तो टेम्पररी है ना, चेंज हो जाएगा ना, रुकना तब तक, इतना घाई क्यों है? मैं ऐसा हाँ इंटरिम चैलेंज नहीं होना चाहिए ना। हाँ अभी क्वेश्चन यही था कि क्या इंटरिम अवार्ड चैलेंज हो सकता है क्या कोर्ट में? सो आंसर इज यस, हो सकता है। वो तुम बिंदास कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवार्ड अवार्ड है, फाइनल है तो ही तुम चैलेंज करने आओगे, इंटरिम है तो चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि हो सकता है ना आज उसको 1 लाख इंटरिम में देने भी बोला, बट इसकी कैपेसिटी नहीं है 1 लाख रुपया इमीडिएट पे करने की, तो वो तो बोलेगा ना मेरे को तो स्टे चाहिए, मैं इतना पैसा इतने शॉर्ट टर्म में अरेंज नहीं कर सकता है मैं। तो मांगो तुम, उस पर भी चैलेंज करो। हाँ तो फिलहाल स्टे मतलब ये डिसीजन एप्लीकेबल नहीं होगा, तुम अभी आगे का प्रोसीडिंग कर लो, बट ये फिलहाल डिसीजन वैलिड नहीं होगा और इसको एनफोर्सेबल नहीं करेंगे। कोर्ट का भी कर सकते हो।